नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026। सो गाइज, यहाँ पे आपके बीच में आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन है, वो है गुप्त वंश। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसकी जो PDF है अगर बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, फाइनली सो गाइस, अब चलो हम मिलते हैं यहीं पर, ठीक है ना। और अब हम पढ़ते हैं गुप्त वंश को। देखो, गुप्त वंश बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले तो यही होता है कि गुप्त वंश, भाई कोई सा भी वंश है उसका कार्यकाल लगभग ये 240 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व में आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैम, हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखो, गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ? तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि कुषाण साम्राज्य को हराकर फिर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है ना। फिर गुप्तों में कुषाण और सातवाहन दोनों के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित इन्होंने किया। गुप्तों ने देखो कुषाण को हराया, ठीक है ना भैया। कुषाण साम्राज्य को हराकर फिर गुप्त साम्राज्य बना। फिर गुप्त काल को यहाँ पर भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाता है, वो है गुप्त काल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने गुप्त वंश का काल देखा, उसके उदय देखा, किसको हराकर, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया। फिर यहाँ पर शास्त्रीय युग स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर देखे। सो गाइज, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है गुप्त वंश की जो राजधानी है वो क्या है, एक्चुअली यहाँ पे पाटलिपुत्र है। इंपॉर्टेंट नोट है जो कि नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको भी ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपिटल से भी भैया बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बार बार। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर जो है श्रीगुप्त। अब यहाँ पे श्रीगुप्त की बात आती है। अभी तो हमने गुप्त काल देखा, ओनली गुप्त काल के अब यहाँ पर संस्थापक की बात करते हैं श्रीगुप्त के। ये लगभग 240 से 280 पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि यहाँ पर भैया किस वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को ना आदिराज और महाराज की भी उपाधि दी गई। देखो ध्यान से सुनना, श्रीगुप्त को आदिराज और यहाँ पे महाराज की भी उपाधि दी गई। और भैया एक चीनी यात्री है क्या, इत सिंह। चीनी यात्री इत सिंह ने अपने शब्दों में ये कहा है कि जो श्रीगुप्त है उसने मगध में एक मंदिर बनवाया था और उसके खर्चे के लिए उन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। किसने, श्रीगुप्त ने। तो ये बात चीनी यात्री इत सिंह था, उन्होंने बोली है श्रीगुप्त के लिए, ठीक है। फिर है प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख भी गुप्त वंश के आदिराज के रूप में मिलता है। अब देखो यहाँ पे आदिराज कब कहाँ पे कहा गया, तो एक प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख हुआ जिसमें श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर श्रीगुप्त को गुप्त वंश का क्या, आदिराज भी कहा गया। ये भी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। किस अभिलेख में कहा गया, ताम्रपत्र अभिलेख में। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब देखो परीक्षा से संबंधित कुछ ट्रिक है छोटी सी, जैसे कि संस्थापक कौन है, यहाँ पे श्रीगुप्त है। आदिराज की उपाधि भी श्रीगुप्त को मिली। 24 गांव किसने दान में दिए, श्रीगुप्त ने दिए। मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यहाँ पर मगध में श्रीगुप्त ने। किसने कहा ये बातें, चीनी के जो, यानी चीनी जो यात्री, चीन का जो इत सिंह था उसने। अब हम पढ़ेंगे घटोत्कच गुप्त के बारे में। घटोत्कच गुप्त श्रीगुप्त का बेटा है। क्या है, श्रीगुप्त का बेटा आता है। अब यहाँ पे घटोत्कच का कार्यकाल 280 से 319 पूर्व रहा, ठीक है, ईसा पूर्व। घटोत्कच गुप्त श्रीगुप्त का बेटा होता है। अच्छा, इसकी उपाधि देखो, इसको महाराज की उपाधि दी गई। इसके पिता को तो यहाँ पर जो है आदिराज और महाराज दोनों की उपाधि दी गई। लेकिन बेटा घटोत्कच जो गुप्त है उनके बेटे को, घटोत्कच गुप्त यानी श्रीगुप्त के बेटे को महाराज की उपाधि दी गई। यहाँ पे प्रभावती गुप्ता के पुना और
सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में जो घटोत्कच है इसको गुप्त वंश का प्रथम शासक भी बताया गया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कैसे, किसके अनुसार, प्रभावती गुप्ता के पूना और सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों के अनुसार घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक भी बताया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त जो प्रथम है यहाँ पे इनका कार्यकाल 319 से 335 ईसा पूर्व होता है। एक्चुअली चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। अब देखो, अगर बात करें कि यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, अगर पूछे गुप्त वंश का रियलिटी वास्तविक संस्थापक, फिर यहाँ पर है चंद्रगुप्त प्रथम, अगर वास्तविक संस्थापक की बात हो। ठीक है, अच्छा देखो, चंद्रगुप्त प्रथम को भैया जी महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। श्रीगुप्त और उनका जो बेटा था घटोत्कच, उनको तो यहाँ पर जो है महाराज और आदिराज की उपाधि दी गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को ना महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। और यह गुप्त वंश का प्रथम महान शासक भी माना जाता है। तो गुप्त वंश का प्रथम महान, देखो हमने वहां पर देखा था एक जो है अभिलेख के अनुसार घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम महान शासक माना गया, लेकिन वो अगर ये आए ना क्वेश्चन में कि इसके अनुसार कौन है, तो वो होगा वैसे गुप्त वंश का प्रथम शासक ना कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। यहीं पर 319 ईसा पूर्व की बात है, जब गद्दी पर बैठते हैं और इसी समय से गुप्त संवत का भी क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है ना, तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है? 319 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ध्यान रखें। सो गाइज अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर होती है लिच्छवी राजकुमारी। ये कुमार देवी से विवाह किया इन्होंने। देखो, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब यहाँ पे समुद्रगुप्त आता है भैया जी। कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380 ईसा पूर्व है। अब हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे। आपको पता है ना कि आपने देखा होगा इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, आपको पता है ना भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसका रीजन ये था, उसकी विजय और सैन्य अभियानों की जो व्याप्तता थी, उसने उत्तर भारत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। भैया इसने जो है भारत के 9 दक्षिण और भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के। ठीक है, तो देखो उत्तर भारत तो ये वाला है और भैया जी दक्षिण भारत ये वाला दक्षिण भारत है और ये वाला उत्तर भारत है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर तो 9 राजाओं को और यहाँ पर 12 राजाओं को हराया था, इसलिए ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे समुद्रगुप्त को मुख्य रूप से किस किस नामों से भी जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भैया पराक्रमांक, कविराज और व्याघ्र प्रकांड, ठीक है ना, इन नामों से भी जाना जाता है। ये यानी कि इन्हें उपाधियां दी गई। समुद्रगुप्त केवल महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि संगीत और कला का प्रेमी भी था। यहाँ पर सिर्फ ओनली समुद्रगुप्त महान योद्धा ही नहीं था, आपको पता है ना कि वीणा बजाते हुए, ठीक है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो यह वीणा बजाने में विपुण था और वीणा बजाते हुए सिक्के भी मिलते हैं इनके। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए सिक्के किसके मिलते हैं? वो है यहाँ पर समुद्रगुप्त। अभी गाइस देखो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्रा सिक्के भी जारी किए थे। अब देखो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के और मुद्रा कौन कौन सी जारी की थी, उसके क्या क्या नाम है? पहला धनुर्धर मुद्रा इन्होंने जारी की थी, जो कि हाथ में धनुष लिए हुए हैं। परशु मुद्रा इन्होंने जारी की थी, जिसमें हाथ में परशु कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। वीणा वादक मुद्रा, जिसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। व्याघ्र पराक्रम मुद्रा, जिसमें बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। अश्वमेघ मुद्रा, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े से संबंधित है। राजदंड मुद्रा, हाथ में राजदंड लिए हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं भी यानी सिक्के जारी किए। 6 प्रकार के वो मुद्रा सिक्के कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। PDF आपको मिल जाएगी, तभी मिलेगी जब आप फटाफट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और अधिकारी होता है। आप देखो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि आता है हरिसेन, और हरिसेन उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में कविता के रूप में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को भी संरक्षण दिया था। यहीं पर फिर चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के जो राजा मेघवर्गन है
उन्होंने गया में बुद्ध का मंदिर विहार बनवाने की अनुमति लेने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। यानी कि यहाँ से ये भी चर्चा मिलती है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त दरबारी कवि हरिशेन आता है और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में कविता के रूप में लिखी गई है। फिर यहाँ पर एक चीनी स्रोतों के अनुसार, किसके चीनी स्रोतों के अनुसार ये बताया जाता है कि श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने गया में ना बुद्ध का मंदिर और विहार बनवाने के लिए समुद्रगुप्त के पास में अपना दूत भेजा था, यानी राजदूत भेजा था पूछने के लिए कि बनवाए कि नहीं बनवाए। बहुत अच्छी बात है। आगे फिर यहाँ पर है एक एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें क्या होता है, सती प्रथा का प्रारंभिक प्रथम अभिलेख के उल्लेख मिलता है। सती प्रथा, पहले आपको पता है सती प्रथा किस तरह की होती थी। सती प्रथा वो होती थी कि भैया अगर किसी का हस्बैंड यहाँ पे मर गया तो फिर क्या होता था, उसकी औरत को, वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता था उसकी चीता पर। तो ये सती प्रथा होती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त सेकंड। अभी हमने चंद्रगुप्त प्रथम की बात की, अब यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड आता है। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। इसका कार्यकाल 380 से 412 ईसा पूर्व है। एक्चुअली चंद्रगुप्त जो यहाँ पे सेकंड है उसकी प्रमुख उपाधियाँ क्या क्या थी, विक्रमादित्य परम भागवत, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसे उपाधियाँ दी गई थी, यानी इन नामों से भी जाना जाता है। चलिए देखो अब हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं भैया। चंद्रगुप्त प्रथम की बातें और नेपोलियन की बातें यानी समुद्रगुप्त की बातें हो चुकी है। अभी यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसकी प्रमुख राजधानियाँ मानी जाती है पाटलिपुत्र और उज्जैन, ठीक है ना। वैसे तो देखो गुप्त वंश के गुप्त काल की जो राजधानी मानी जाती है एक्चुअल में पाटलिपुत्र है, लेकिन गुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसकी प्रमुख राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र और साथ में उज्जैन भी मानी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह होता है वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसलिए सारे फैक्ट्स आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए फिर यहाँ पे क्या होता है भैया जी, फिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, यानी रुद्र सिंह थर्ड को हराया। फिर शकों पर विजय के कारण उसे शकरी भी कहा गया। किसे, चंद्रगुप्त सेकंड को। शकों पर विजय के बाद उसने चांदी के सिक्के भी जारी किए चंद्रगुप्त सेकंड ने। इन चांदी के सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह भी मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में जो स्थित लौह स्तंभ का निर्माण है किसने कराया, चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया। सो प्लीज आप ध्यान दे लीजिए सारे पॉइंट्स को जो भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर है उदयगिरी गुफा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, उदयगिरी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर है कुबेर नागा से विवाह किया, फिर नागवंश से ये संबंध स्थापित किया इन्होंने। कुबेर नागा, ठीक है ना, किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने इससे विवाह किया। अपनी जो इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो कि मैंने भी बताया। इस विवाह से क्या हुआ, गुप्त और वाकाटकों के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत हो गए। देखो ये एक दूसरे के वंश से जब शादी करते थे तो इनका बस एक ही उद्देश्य होता था कि इनके साथ में भी हमारे रिलेशन हो जाए और भैया हम राजपाट छीन ले या ले ले, बस यही होता था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि जो चीनी यात्री फायान है वो किसके शासनकाल में भारत आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आता है। फिर उसका भारत आगमन लगभग 399 ईसा पूर्व में हुआ और वह लगभग 414 ईसा पूर्व तक भारत रहा। कौन, जो चीनी यात्री फायान है, ठीक है। ध्यान रखना लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था ये चीनी यात्री फायान। और फायान ने भारत यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक फा क्यों की में दी है। तो भाई पता है चीनी यात्री है तो ऐसा ही बोलेगा का कू चा फू फू लू, ठीक है भैया। तो यहाँ पर इनकी जो पुस्तक है देखो क्या है, फा क्यों की, कैसा नाम है भैया, अजीब है ये भी लोग, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है ना, कार्यकाल में भारत आया था। अब गुप्त काल के 9 रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्त काल के 9 रत्न में पहला कालिदास है। देखो कालिदास
जिसे साहित्य भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास के महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव। कालिदास के खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संहार। फिर कालिदास ने नाटक लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और यहाँ पर क्या मालविकाग्नि मित्रम। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन अगर बनाना तो बाहर नहीं जाएगा। तो हम गुप्त काल के नवरत्नों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें प्रथम कालिदास था। अब दूसरा यहाँ पे नवरत्न आता है गुप्त काल का धन्वंतरी। धन्वंतरी चिकित्सा आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेद से संबंधित है। वराहमिहिर, बृहद संहिता, पंचसिद्धांतिका और बृहद जातक इन्होंने ये लिखी है वराहमिहिर ने। अब यहाँ पे अमर सिंह की बात करेंगे। अमर सिंह जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना गुप्त वंश के नवरत्नों के बारे में। तो चौथा यहाँ पे गुप्त वंश का जो है रत्न आता है अमर सिंह, जिसने शब्दकोश अमरकोश की रचना की। शपड़क आते हैं जो कि ज्योतिष कहलाते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। घटपर का ये मुख्य सलाहकार थे, राजा के मुख्य सलाहकार माने जाते थे ये घटकरपग। शंकु ये वास्तुकार थे यहाँ पे, ठीक है। अभी 2 बचे हुए हैं भैया नवरत्नों में, उन्हें भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर है 8वां बेताल भट्ट। भैया इसे जादूगर, जादू और मंत्र शास्त्र से संबंधित माना गया है। यानी सिंहासन 32 में बेताल की कथाओं का उल्लेख मिलता है। फिर वररुचि ये भैया व्याकरण से संबंधित है, ठीक है, यानी संस्कृत व्याकरण से संबंधित। फिर आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उनकी फेमस रचना आर्यभट्ट है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है, और उनकी रचना आर्यभट्टियम है। अब देखो यहाँ पर आता है कुमारगुप्त प्रथम। अब भैया यहाँ पे कौन आते हैं, कुमारगुप्त प्रथम आते हैं, जिसका कार्यकाल 415 से 455 ईसा पूर्व होता है और इसे महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम को इसे उपाधि दी गई। इनकी मुद्राओं पर प्रमुख उपाधि मिलती है। इन्हें श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, गुप्त कुलामल, चंद्रगुप्त कुल, व्योमशसी और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा मान विहार की स्थापना विकास से संबंधित परंपरा मिलती है। ये सभी उपाधि किसे दी गई, कुमारगुप्त प्रथम को। तो भाई याद कर लेना, आपको अपने नाम याद हो या ना हो भैया इनके नाम रट लो, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं आगे। फिर है कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध प्रकार की स्वर्ण मुद्रा भी जारी की कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्तकालीन अभिलेखों की संख्या 18 मिलती है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन अभिलेखों की संख्या 18 किसके कार्यकाल में मिलते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के। फिर कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयान मुद्रा भंडार भरतपुर और राजस्थान से प्राप्त हुआ, जिसमें 623 मुद्राएं मिलती थी। फिर इसके अंतिम दिनों में जब कुमारगुप्त प्रथम का टाइम नजदीक आ गया मरने का, फिर यहाँ पे पुष्यमित्र नामक ज्योतियों ने आक्रमण किया, जिन्हें पराजित करने के लिए अपने पुत्र, देखो कुमारगुप्त प्रथम ने युद्ध में लड़ने के लिए अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना भैया। उसने बोल दिया मेरा तो अंतिम दिन है बेटा, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तुम ही जाके लड़ लो। अब यहाँ पे बात करेंगे स्कंदगुप्त की, यानी इनके बेटे की, ठीक है ना। चलो, कुमारगुप्त प्रथम के बेटे स्कंदगुप्त थे। इनका कार्यकाल 455 से 467 ईसा पूर्व है। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, स्कंदगुप्त के। फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल में सूर्यदर्शना झील के पुनर्निर्माण के लिए गिरनार के प्रशासक चक्रपालित को नियुक्त किया गया। कौम अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसमें सक्रादित्य की उपाधि भी धारण की स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और 466 ईसा पूर्व में एक राजदूत भेजा चीन के सांग सम्राट के दरबार में, ठीक है ना। किसने यहाँ पर, स्कंदगुप्त ने। चलो अब यहाँ पे देखो भीतरी स्तंभ शिलालेख आता है जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। क्या है, भीतरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। सो गाइस यहाँ पे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वेन्यगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त, ये स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कुमारगुप्त थर्ड किसके उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त के। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। देखते हैं कितना बचा हुआ है। चलो बस थोड़ा ही बचा हुआ है, फटाफट इसे हम देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुप्त वंश के कुछ मंदिर और उसके स्थान, जैसा एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर मध्य प्रदेश में, भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना मध्य प्रदेश में, सांची का मंदिर सांची मध्य प्रदेश में, तिगवा का कंकाली देवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, भीतरगांव का कृष्णा मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त वंश के कुछ मंदिरों के बारे में। फिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, पायरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, नागौद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, नचवा कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। फिर यहाँ पर एक और है मुकुंद दर्रा मंदिर कोटा राजस्थान में है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है, खो का मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। अब हम कुछ गुप्तकालीन साहित्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के लेखक और उनके प्रमुख रचनाकार, जैसे विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की? पंचतंत्र की, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शूद्रक ने किसकी रचना की? मचकट्टिगम की। वात्स्यायन ने किसकी रचना की? कामसूत्र की। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती की रचना की, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दंडिन ने दश कुमार चरित काव्यादर्श की रचना की। सिद्धसेन ने न्याय अवतार की चर्चा की। चरक ने चरक संहिता की और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और फिर यहाँ पे विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ने देवी चंद्रगुप्त की रचना की और वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की क्या की? रचना की, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर अजंता की गुफाएं भी देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है भैया जी? अजंता की गुफाएं, ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में। यहाँ की चित्रकला में जातक कथाओं से संबंधित अनेक दृश्य मिलते हैं और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया अजंता की गुफाओं को। ध्यान रखना, क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है अजंता की गुफाओं को? कब? 1983 में। फिर गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, ये बता दिया मैंने। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय क्या था? चिन्ह था गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ को माना जाता है। अब गुप्त काल जो है, गुप्त काल का संवत व प्रशस्ति के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देख लो, गुप्त काल में देखो संवत कब प्रारंभ होता है? जैसे गुप्त काल में जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, संख संवत 78 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से 320 में प्रारंभ हुआ, कलचुरी संवत 248 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस तरह से यहाँ पर हमारा पूरा गुप्त वंश फिनिश हो गया। देख लो ध्यान से, गुप्त वंश में मैंने कितनी चर्चाएं की और सभी के बारे में पढ़ा है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम है, जिसमें यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो ये आज का सेशन ना सभी सेशन पे भारी है। सो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।